नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी और मैक्रो की वर्चुअल मीटिंग। एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगी एयर इंडिया। एविएशन डील में रतन टाटा भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एयर इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के लॉन्च में शामिल हुए। एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने के लिए डील साइन की। ग्रुप के चेयरमैन एन शंकरन ने बताया कि इस डील में 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट और 210 नैरो बॉडी सिंगल आइजल A320 नियोज एयरक्राफ्ट हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के बीच गहरे संबंधों के साथ साथ भारत के एविएशन सेक्टर की सक्सेस को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में कई नए अवसर खुले हैं। पीएम मोदी एमेनुएल मैक्रो और एन चंद्रशेखरन के अलावा एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंपबेल विल्सन और एयरबस के सीईओ गिलाउ में राउरी भी इस डील के साइन करने के दौरान मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी का सर्वे। कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल। भाजपा बोली भूल गए, इंदिरा ने भी बैन किया था। जी हां दोस्तों, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर मंगलवार सुबह 11 बजे आयकर विभाग की टीम ने सर्वे शुरू किया। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में बड़ी गड़बड़ी का आरोप है। बीबीसी ने ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है। हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर्वे का काम अभी भी जारी है। ऑफिस में काम भी शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया याद दिलाया। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस शायद भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयर पोल्यूशन के मामले में मुंबई ने दिल्ली को पछाड़ा। देश का सबसे प्रदूषित शहर बना, दुनिया में इस रैंक पर आया। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए मुंबई देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स यानी कि IQ एयर एक वास्तविक समय वायु गुणवत्ता मॉनिटर के अनुसार मुंबई को 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच एक सप्ताह के लिए भारत में सबसे प्रदूषित शहर और विश्व स्तर पर दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार 29 जनवरी को मुंबई को सबसे खराब शहर की रैंकिंग में 10वां स्थान मिला था। वहीं 2 फरवरी को मुंबई को दूसरे स्थान पर रखा गया। हालांकि 13 फरवरी को मुंबई ने भारत में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया और वायु गुणवत्ता के मामले में दुनिया भर में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। दोस्तों, CPCB के आंकड़ों के मुताबिक इस साल नवंबर और जनवरी के बीच मुंबई में खराब और बेहद खराब दिन पिछली 3 सर्दियों की तुलना में दुगने से भी ज्यादा थे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और IIT बॉम्बे के 2020 के शोध के अनुसार मुंबई की हवा में 71% से अधिक पार्टिकुलेट मैटर लोड के कारण सड़क या निर्माण की धूल है। कारखानों, बिजली संयंत्रों, हवाई अड्डों और कचरे के ढेर ने मुंबई की हवा को सांस लेने के लिए सबसे गंदी जगह बनाने में योगदान दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सनी देओल की सदस्यता रद्द करें, बंद करें वेतन भत्ता। बीजेपी सांसद के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेता सनी देओल ने जब साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जिसे सनी में रियल हीरो नजर आया। सनी ने साल 2019 के आम चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया। बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर की जनता ने उन्हें 84,000 वोट से भी अधिक अंतर से भारी विजय से लोकसभा भेजा। लोगों को उम्मीद थी कि विनोद खन्ना की तरह सनी देओल भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करेंगे। सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा क्षेत्र की जनता से बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन वादे पूरे करना तो दूर, वे जीत के बाद पलटकर गुरदासपुर नहीं गए। इसे लेकर जनता में आक्रोश बढ़ गया है। सनी देओल के क्षेत्र से लगातार गायब रहने और लोकसभा से भी नदारद रहने को अब विरोधी भी मुद्दा बनाने लगे हैं। गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजोत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सनी देओल की सदस्यता
सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अमरजोत सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि सनी देओल करीब 4 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र से अनुपस्थित हैं। गुरदासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। अमरजोत सिंह ने लिखा है कि वे गुरदासपुर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे। उन्होंने मांग की कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोकसभा सदस्य को न तो पद पर बने रहने का अधिकार है और न ही सरकारी वेतन और अन्य भत्तों के साथ साथ सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने का। अमरजोत ने स्पीकर से सनी देओल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और वेतन भत्ते बंद करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार की आलोचना करने वाले निशाने पर बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड के बाद एडिटर्स गिल्ड का बयान। जी हां दोस्तों, गुजरात हिंसा से जुड़े डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी विवाद के बीच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लेकर बीबीसी ने बयान जारी कर पूरा सहयोग करने की बात कही। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लेकर अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार की आलोचना करने वाले निशाने पर हैं। जारी बयान में कहा गया है कि बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वे के लिए की गई रेड से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया चिंतित है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीबीसी की ओर से 2002 की गुजरात हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालात को लेकर बनी 2 डॉक्यूमेंट्री रिलीज किए जाने के ठीक बाद हुआ है। एडिटर्स गिल्ड की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि इन डॉक्यूमेंट्रीज की रिलीज के बाद इस मसले को राजनीतिक रंग दिया गया है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि सरकार ने बीबीसी की आलोचना की और इन डॉक्यूमेंट्रीज के दिखाने पर भी भारत में बैन लगाने की कोशिश हुई। एडिटर्स गिल्ड ने यह भी कहा है कि आयकर विभाग का यह सर्वे सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के सिलसिले की एक कड़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत तेजी से लोकतांत्रिक छवि खो रहा है। बीबीसी के दफ्तर में आईटी सर्वे पर बोले संजय रावत। दोस्तों बीबीसी पर डाले गए आयकर विभाग के छापे के बाद से तमाम विपक्षी दल अब आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग एरिया में एचटी टावर की 5वीं और 6वीं मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। यहाँ आईटी की 24 सदस्यों की टीम ने कार्यवाही की। इस दौरान सभी कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप लिए गए। फिलहाल दोस्तों आईटी की रेड अभी भी जारी है। जब तक यह वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी उन सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। रावत ने कहा है कि भारत तेजी से अपनी लोकतांत्रिक छवि खो रहा है। बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को लेकर संजय रावत ने ट्वीट किया, बीबीसी के दफ्तरों में छापों के समय पर गौर करना चाहिए। भारत तेजी से अपनी लोकतांत्रिक छवि खो रहा है। भारत को लोकतांत्रिक खतरा है। न्यायपालिका और पत्रकारिता अंतिम जीवित गढ़ हैं। हम भारतीय लोकतंत्र के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। जय हिंद। यह ट्वीट संजय रावत ने किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुसीबत में फंसती नजर आ रही है कार्तिक आर्यन की शहजादा। एडवांस बुकिंग के पहले दिन ही भारी पड़ा एंटमैन। जी हाँ दोस्तों, पठान की कामयाबी से बॉलीवुड को आंख मूंद कर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। पठान की कामयाबी के पीछे कई वजह थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ उनके फैंस का सपोर्ट, दुनिया भर में फैले शाहरुख खान के समर्थक, यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान की 4 साल बाद पर्दे पर एक्शन भरी वापसी। फिल्म ने कामयाबी की नई इमारत लिखी, लेकिन आने वाली फिल्मों को जनता ऐसा ही रेस्पॉन्स देगी, यह सोचना बड़ी गलती होगी। दरअसल दोस्तों फिल्म से जुड़े लोगों को कंटेंट पर ही फोकस रखना होगा। अब कार्तिक आर्यन की शहजादा की बात करें तो फिल्म 17 फरवरी को रिलीज हो रही है। शहजादा हॉलीवुड की फिल्म एंटमैन एंड द वॉप्स क्वांटमेनिया के साथ मुकाबले में फंस गई है। दोस्तों शहजादा हॉलीवुड की फिल्म एंटमैन एंड द वॉप्स क्वांटमेनियन की एडवांस बुकिंग को लेकर तरण आदर्श ने ट्वीट में चौंकाने वाली जानकारी दी है। दोस्तों पहले दिन बिकी टिकटें सुबह 10:30 बजे तक पीवीआर पर एंटमैन 3 की 24,860 और शहजादा की 1,845 टिकट ही थी। आईनॉक्स पर एंटमैन 3 की 12,000 टिकटें बिकी और शहजादा की महज 1,000 टिकटें ही बिकी। वहीं सिनेपोलिस की बात करें तो सिनेपोलिस पर एंटमैन 3 की 7,000 से ज्यादा टिकटें बिकी, जबकि शहजादा की मात्र 638 टिकटें ही बिकी। इस तरह दोस्तों एंटमैन 3 की कुल टिकटें 43,907 बिकी तो शहजादा की 3,483 टिकटें ही बिकी। इस तरह से शहजादा से एंटमैन भारी पड़ती नजर आ रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले तेजस्वी, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश को मिलकर बचाना है। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसकी एक तस्वीर तेजस्वी के ट्विटर अकाउंट से साझा की गई। ट्वीट में तेजस्वी ने मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के भी कुछ अंश साझा किए। लिखा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी को मिलकर उनसे देश को बचाना है। तेजस्वी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि केंद्र बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया है। हम सभी को मिलकर देश बचाना है। तेजस्वी भी केंद्र के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। पहले से ही नीतीश कुमार इस कार्य को कर रहे थे। बीते साल ही उन्होंने भी केजरीवाल समेत कई पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी एंटरप्राइजेज को तीसरी तिमाही में 820 करोड़ का प्रॉफिट। रिजल्ट के बाद शेयर 2% चढ़ा। एक साल पहले की तिमाही में घाटा हुआ था। जी हां दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मंगलवार को दिसंबर 2022 में खत्म तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी को इस तिमाही में 820 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 12 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। सितंबर 2022 की पिछली तिमाही में कंपनी ने 460 करोड़ का मुनाफा कमाया था। दोस्तों, कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 42% बढ़कर 26,612 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 18,758 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 26,171 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले 19,047.7 करोड़ था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अयोध्या में बनेगा आरएसएस का नया मुख्यालय। संघ ने टाउनशिप में 100 एकड़ जमीन मांगी। यह नागपुर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी में है। इससे पहले वह अयोध्या में अपना एक और मुख्यालय बनाना चाहता है। इसके लिए संघ ने आवास विकास परिषद से 100 एकड़ जमीन मांगी है। संघ यह जमीन ग्रीन फील्डशिप योजना नव्य अयोध्या में चाहता है। इसके लिए आवेदन किया गया है। ये बात आवास विकास परिषद के एक अधिकारी ने भास्कर को बताई। यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अयोध्या आरएसएस का नया गढ़ होगा। अभी दोस्तों आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। यह करीब 1 एकड़ में बना हुआ है। वहीं दिल्ली का झंडेवालान भी बड़ा केंद्र है, जो करीब 3 एकड़ में फैला हुआ है। संघ के शीर्ष पदाधिकारियों में से कुछ नागपुर और कुछ दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों मुंबई भी संघ का अहम केंद्र है। अब 100 एकड़ में सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या में बनाने की तैयारी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट, अडानी ने पेश किया नतीजे तो शेयर बाजार ने लगा दी छलांग। सेंसेक्स 600 अंक उछला। जी हां दोस्तों, सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी एंटरप्राइजेज के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित के बाद मार्केट में जबरदस्त उछाल आया। इससे पहले दोस्तों ग्लोबल मार्केट में तेजी के बीच घरेलू शेयर बाजार भी मजबूती के साथ ओपन हुए थे। सेंसेक्स ने करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 60,600 के स्तर पर कारोबार शुरू किया था, तो वहीं निफ्टी भी मामूली 4 अंकों की बढ़त लेते हुए 17,800 के लेवल पर खुला। शेयर बाजार में आई इस जोरदार तेजी के पीछे गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के तीसरी तिमाही के नतीजों को भी माना जा सकता है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के भंवर में फंसे गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 820 करोड़ रुपए रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला क्रिकेट को बदल देगा WPL। रोहित और हरमनप्रीत में काफी समानताएं। ऑक्शन के बाद MI की मालकिन नीता अंबानी का बयान। जी हां दोस्तों, मुंबई में मंगलवार को विमेंस प्रीमियर लीग के लिए ऑक्शन का आयोजन किया गया। इस ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों समेत कई विदेशी खिलाड़ियों पर भारी भरकम बोली लगी। अब ऑक्शन पर मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि यह वुमेन क्रिकेट के लिए बेहद खास दिन है। ऑक्शन हमेशा मजेदार होता है, लेकिन यह ऑक्शन स्पेशल था। यह बेहद ऐतिहासिक दिन था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लीग के जरिए विमेन क्रिकेटरों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी के अलावा आकाश अंबानी,
अंबानी महिला जेवर्द ने टीम के हेड कोच चार्लोट एडवर्ड, टीम मेंटर और गेंदबाजी कोच झूलन गोस्वामी, बैटिंग कोच देविका पालशिकर मौजूद रही। नीता अंबानी ने कहा कि हमारी टीम में पूजा वस्त्रकर और नेट सीवर ब्रड जैसी खिलाड़ी है। इन खिलाड़ियों ने काफी लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर काफी खुश हूं। इसके अलावा नीता अंबानी ने मेंस आईपीएल और रोहित शर्मा पर भी अपनी बात रखी। नीता अंबानी ने कहा कि मैंने रोहित शर्मा को एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर उभरते देखा है। पिछले करीब 10 साल से रोहित शर्मा हमारी टीम का हिस्सा है। अब हम अपनी मुंबई इंडियंस फैमिली में हरमनप्रीत कौर का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर में काफी समानताएं हैं। दोनों खिलाड़ी अनुभवी होने के साथ साथ काफी पेशेवर और विनिंग मेंटेलिटी की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर बाकी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं अपनी टीम में दोनों खिलाड़ियों को पाकर काफी खुश हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हनीप्रीत के 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स पर सेलिब्रेशन। राम रहीम का हाथ पकड़कर केक काटा, बोली आप न होते तो जिंदगी इतनी खूबसूरत न होती। जी हां दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। राम रहीम और हनीप्रीत ने यूपी के बरनावा आश्रम में इस मौके को सेलिब्रेट किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर केक काटा। राम रहीम ने हनीप्रीत को केक खिलाया और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सेरेमनी में हनीप्रीत ने कहा कि किस तरह करूं शुक्रिया, अल्फाज नहीं होते, जिंदगी न होती इतनी खूबसूरत अगर पापा आप न मिलते। पापा हम आपकी शिक्षाओं पर ऐसे ही चलते रहें। फक्र मुझे होता है आपकी रहमत पर, लोग जब मुझे बेटी आपकी कहते हैं। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम रहीम ने पिछली पैरोल के दौरान हनीप्रीत को रूह दी यानी कि रूह दीदी नाम दिया था। हनीप्रीत डेरा चीफ राम रहीम की मुख्य शिष्या होने के साथ ही उसकी धर्म बेटी भी बनी हुई है। राम रहीम ने अपने परिवार पहचान पत्र में हनीप्रीत को अपनी मुख्य शिष्या घोषित किया है। इस दस्तावेज में उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है। हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन की चेयरपर्सन और वाइस पैटर्न भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खबर, कृषि उड़ान स्कीम से जुड़ेंगे 21 नए एयरपोर्ट, इन्हें मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार कृषि उड़ान योजना से देश के 21 और हवाई अड्डों को जोड़ना चाहती है ताकि जल्दी खराब होने वाली कृषि, बागबानी और मत्स्य उत्पादों का तेज रफ्तार हवाई परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। न्यूज एजेंसी भाषा की खबर के मुताबिक सिंधिया भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि उप प्रमुख को इंदौर में जारी बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल कृषि उड़ान योजना से देश के कम से कम 31 हवाई अड्डे जुड़े हैं। मैं इस योजना से 21 और हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय से चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कृषि, बागबानी और मछली पालन क्षेत्रों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के तेज रफ्तार परिवहन के लिए शुरू की गई कृषि उड़ान स्कीम बेहद कामयाब रही है। सिंधिया ने मिसाल दी कि पूर्वोत्तर भारत में पैदा होने वाले नींबू, कटहल और अंगूर इस योजना के जरिए न केवल देश के अन्य हिस्सों बल्कि जर्मनी, इंग्लैंड, सिंगापुर और फिलीपींस तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिल को लेकर बड़ी खबर। 18 फरवरी को होगी बैठक, मिलेट प्रोडक्ट्स पर घट सकता है टैक्स। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की बैठक 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन होगी। 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक होगी और इस बैठक में मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस बैठक में मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% पर करने पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा खुले में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को खत्म करने की भी सिफारिश हो सकती है। अगर मिलेट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे सुपर फूड्स को प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों से मिली है जिसके मुताबिक शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े ऐलान हो सकते हैं। मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किए जाने का ऐलान हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय मूल की निक्की हेली लड़ेगी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का चुनाव। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है।
दोस्तों हेली दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही है। 2024 राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद वो रिपब्लिकन नामांकन के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहली बड़ी चुनौती बन गई है, जबकि उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि वह 2024 में व्हाइट हाउस के लिए अपने पूर्व बॉस यानी कि ट्रंप को चुनौती नहीं देंगी। दोस्तों भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली के संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के बाद यह साफ हो गया है कि वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौती पेश करेगी। उन्होंने एक वीडियो के जरिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने भरी हुंकार, कहा हम वापसी कर हिसाब चुकता करेंगे। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का मानना है कि उनकी टीम दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में वापसी कर सकती है। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बैक कर रही है और दिल्ली में उनकी टीम दमदार वापसी करने में पूरी तरह से सक्षम है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। उन्होंने मैच के पहले मिनट से ही हर विभाग में बेकार क्रिकेट खेला। उनकी टीम भारत से महज 3 दिन के अंदर ही पारी और 132 रनों से हार गई। इस जीत से भारत को इस सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई। अब दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दिल्ली में 17 फरवरी से खेला जाएगा। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्रिकेट का गॉड किसे कहा जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।